तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक आलीशान घर में एक लड़के को देखते हैं जिसके पास पे योंगजी पड़ा हुआ है। दरअसल योंगजी स्टोन्स होते हैं जो कि एक चाइनीज ट्रेडिशनल गेम गो में यूज किए जाते हैं। और ये लड़का जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिंगसू, गो गेम का एक बहुत ही बड़ा और माना जाना खिलाड़ी है। वो हमें बताने लगता है कि उसकी दुनिया बाकी लोगों की तरह रंगीन नहीं है, उसको सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं। दरअसल बचपन में उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी पापा की जान चली गई और उसकी आंखों में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया जिस वजह से उसे कलरफुल चीज़ें दिखना बंद हो गई। उसे दुनिया में कोई भी कलर नहीं दिखाई देते, सारी चीज़ें उसे बस ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। उसकी दुनिया नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। असली मायने में उसकी ज़िंदगी में तो कोई रंग ही नहीं है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो सबके लिए कॉफ़ी वगैरह लेके आ रही है और थक हार के अपने टेबल में पहुंचती है। ये है चेंग सियाओ, हमारे ड्रामा की मेन लीड। उसको अंदर अपनी बॉस से बुलावा आता है। उसकी बॉस कह रही होती है कि तुम्हें गो टूर्नामेंट में जाना है और जिंगसू जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है उसका जाके इंटरव्यू लेना है। पर चेंग सियाओ उसको मना कर देती है, ये कह के कि मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो डर है कहीं मैं हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब ना कर दूँ। इस पर उसकी बॉस उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है। ये कहती है कि तुम्हारी बहन के कहने पे तुम्हें मैंने जॉब में रखा है और तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती, कम से कम अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तो ये काम कर लो। और इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद उसे अपनी बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। बाहर जाके वो तो सर पकड़ लेती है कि वो क्या करेगी। वो कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह होशियार नहीं है, ना ही टैलेंटेड है, आखिर वो इंटरव्यू लेने कैसे जाएगी। फिर भी बॉस का ऑर्डर तो उसे मानना ही होगा और एक ट्राई करना भी होगा। दूसरी तरफ हम जी ही को देखते हैं जो कि ड्रामा का सेकंड लीड है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक चाइनीज गेम खेल रहा है और तभी उसके दोस्त बताते हैं कि तुझे तो गेम के लिए लेट हो रहा है। पता चलता है कि ये भी गो टूर्नामेंट करता है पर उतना जाना माना खिलाड़ी फिलहाल नहीं बना है। और जी ही जिंगसू को ड्राइव करके इन टूर्नामेंट्स में ले जाता है क्योंकि दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। पर यहाँ तो जिंगसू चढ़ चुका होता है बस में क्योंकि जी ही उसे लेने पहुंच ही नहीं पाता और कॉल करके वो जी ही को बता भी देता है कि वो बस में जा रहा है। इतने में ही जब बस गुजर रही होती है उससे पहली बार इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कोई लड़की कलरफुल दिखाई देती है। सियाओ की ब्राइट येलो हुडी उसके आंखों में चमक रही होती है और उसे सिर्फ उसी लड़की के कलर दिखाई दे रहे होते हैं। तभी वो उसकी हेल्प करता है और बस में घुसने का आइडिया देके उसे पकड़ लेता है। पर अंदर घुसते वक्त सियाओ का आइडेंटिटी कार्ड दरवाजे में फंस जाता है और वो टूट के गिर जाता है। उसके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो एक जर्नलिस्ट है। जिंगचू बस उसे घूरता ही जाता है क्योंकि सब लोगों में सिर्फ वही उसे कलरफुल दिखाई देती है और सियाओ को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है कि ये लड़का मुझे इस तरह से क्यों हो रहा है। इतने में ही एक औरत कहने लगती है कि उसके जेब से उसका फ़ोन गायब हो गया है। फिर दूसरा आदमी भी कहने लगता है उसके जेब से उसका फ़ोन गायब हो चुका है। पर जैसे ही जिंगजू अपने जेब के अंदर हाथ डालता है उसके जेब से 2 फ़ोन बरामद होते हैं। ये वही फ़ोन होते हैं उन पैसेंजर्स के जो अभी अभी खो चुके होते हैं। बस सियाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और सबको कहने लगती है कि चोर यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है। और फिर क्या था, अगले ही पल बस रुक जाती है पुलिस स्टेशन में और सियाओ लेकर जाती है जिंगजू को पुलिस के पास। ये कहेगी कि मैंने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ रखा है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजू बहुत ही काम होता है। वो ओवर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। वो बस ये कह रहा होता है कि मैंने चोरी नहीं की है। पर सियाओ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही होती है कि यही चोर है, यही चोर है, बिना ये समझे कि ये वही आदमी है जिसका इंटरव्यू से बाद में जाकर लेना है। सियाओ पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है और वहाँ से फटाफट से निकल जाती है बाहर। पर उसके जाते ही जिंगजू पुलिस की हेल्प करता है, उन्हें प्रूव कर देता है कि असली चोर वो नहीं बल्कि कोई और है। पर सीसीटीवी में पुलिस केवल उसकी हेड ही देख पा रहे होते हैं। जिंगजू अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पर यूज़ करके बताता है कि इसने इन दोनों पैसेंजर्स के जेब से फ़ोन चुरा लिए होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि ये चोर है बल्कि इसको चोरी करने की बीमारी है और चोरी करने से इसे अच्छा लगता है। और बाद में जब इसे रियलाइज़ हुआ कि इसने चोरी कर ली है तो इसने दोनों के दोनों फ़ोन मेरे जेब में डाल दिए और एक कॉर्पोरेट ऑफिस के पास उतर गया। इसका मतलब ये उस कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। जिस तरह से उसका होलिया था वो कोई छोटी पोस्ट में नहीं होगा, कोई बड़ी ही पोस्ट में होगा और आपको इस कॉर्पोरेट ऑफिस में ये ज़रूर मिल जाएगा। पुलिस तो जिंगजू की इस इंटेलिजेंस को देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। पर इधर सियाओ को टूर्नामेंट के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा होता क्योंकि उसके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड ही नहीं होता है।
गार्ड सोच रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रही है और चालाकी से अंदर घुसना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी वो अपनी बहन जेंगी को कॉल करती है क्योंकि वो बड़ी जर्नलिस्ट है और उसे हेल्प करने को कहती है। उसकी बहन पहले तो उसे खूब सुनाती है कि हर बार वो उसकी हेल्प क्यों लेती है, कब तक वो उस पर डिपेंड रहेगी, पर लास्ट में अपनी असिस्टेंट को भेज ही देती है अपनी छोटी बहन को लाने के लिए। पर अंदर आके सियाओ जो देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। सामने एक बड़ा सा पोस्टर होता है जिंगजू का, और ये जिंगजू और कोई नहीं बल्कि वो लड़का होता है जिसको अभी अभी ये पुलिस के हवाले करके आई है। बस ये जान के कि इसका इंटरव्यू इसको लेना है, सियाओ के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लग जाती है कि अब तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जिंगजू को भी यहाँ पुलिस बहुत ही रिस्पेक्टिवली टूर्नामेंट के पास छोड़ते हैं और जिंगजू अंदर जा रहा होता है कि सियाओ उससे छिपने की कोशिश करती है, पर जिंगजू उसे साफ साफ देख सकता है क्योंकि उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में केवल एक वही तो कलरफुल लड़की है। और वो उससे हाई कहता है। वो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, अरे मैंने तो वो बस भी नहीं ली जिस बस में तुम थे, मैंने तो वो रूट भी नहीं लिया जिस रूट से तुम आए हो। जिंगजू कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बस ही ली है और मैं किस रूट से आया हूँ। और जैसे तैसे करके वो जिंगजू के आगे से भाग जाती है। यहाँ पे जिंगजू काफ़ी लेट पहुंचा होता है जो कि बिल्कुल जिंगजू की तरह नहीं है। जिंगजू हमेशा अपने टूर्नामेंट में टाइम से पहले ही पहुंच जाया करता है। जब वो पहुंचता है तो उसका कॉम्पिटिटर भी उसे चिढ़ा रहा होता है कि आज तो तू बड़ी लेट आया है। और फिर जितना भी उसका गुस्सा था आज सुबह जो भी हुआ वो सारा का सारा उस गेम में डाल देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के मन में आखिर गेम के दौरान क्या चल रहा है। बिल्कुल बैटल चल रही होती है दोनों के बीच में कि कौन किसको जल्दी हराएगा। और जैसे तैसे करके लेट आने के बावजूद भी टाइम से पहले जिंगजू अपने कॉम्पिटिटर को हटा देता है और वो जाता है हार, जिंगजू जाता है जीत। यही जेंगजी की बहन उसको पूछती है कि क्या जिंगजू हमेशा ऐसे ही खेलता है। जेंगजी बताती है कि नहीं, आज उनकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मर्डरस थी, लग रहा था कि वो किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वरना वो ऐसे नहीं खेलते, वो बहुत काम इंसान है, वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। और ये सुनते ही सियाओ समझ जाती है कि ये गुस्सा आखिर उसे क्यों आ रखा है और वो फिर से वहाँ से भाग जाती है। जेंगी को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि जिंगजू जो कभी भी किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है वो फाइनली जेंगी की कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। और ये सुन जेंगी सरप्राइज तो होती है पर साथ ही साथ खुश भी होती है। सियाओ सोचती है कि अब तो वो पक्का जिंगजू का इंटरव्यू नहीं ले सकती कि उसने उसको गुस्सा कर रखा और वो उसको इंटरव्यू देगा ही क्यों। तो वो पहुंचती है दूसरे प्लेयर जीही के पास। जीही ने भी अपना टूर्नामेंट जीत लिया होता है और काफ़ी ज़्यादा स्वैग में होता है। बिना जाने कि सियाओ है कौन, वो उसके हाथ से नोटबुक खींच के उस पर ऑटोग्राफ दे देता है, ये सोच के कि सियाओ उसकी पागल बड़ी फ़ैन है। सियाओ कहती है दरअसल मैं इंटरव्यूअर हूँ, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। और वो उसका इंटरव्यू लेने ही लग जाती है कि जीही बताता है जिंगजू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैंने सुना आज जो उसकी गेमिंग टेक्निक थी वो बिल्कुल भी काम नहीं थी, वो बिल्कुल खून खराबे वाली थी। ज़्यादातर जिंगजू ऐसा नहीं खेलता, वो बहुत ही ज़्यादा शांति से खेलता है, पर आज सुबह उसके साथ जो भी कुछ हुआ मुझे उस बारे में भी पता है। पता नहीं कितने बुरे और अनाड़ी लोग मिले उसको, और किसको गुस्सा नहीं आएगा कि सुबह सुबह कोई उसे बिना वजह पुलिस स्टेशन पहुंचा दे। सियाओ तभी कहती है क्या क्या जिंगजू बदला लेने पे बिलीव करता है। जी ही कहता है अरे बिल्कुल बिलीव करता है, वो तो आँख के बदले आँख पे बिलीव करता है। और वो बहुत ही खुकारा हो जाता है जब वो बदला लेने पे आता है। सियाओ की यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है, मानो उसको दिन में तारे दिखने लग गए हैं। वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि कहीं जिंगजू उसकी आंखें ही ना निकाल ले, वो तो अब बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। यहाँ पे जब जिंगजू जेंगी को इंटरव्यू देने जाता है वो कहता है कि सारा स्टाफ आपका यहीं पे है क्या। जेंगी कहती है हाँ यहीं पे है, पर लग रहा है कि जिंगजू तो सियाओ को ढूंढ रहा है और वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। जिंगजू कहता है अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो तो आई एम सॉरी, शायद कोई मिस्टेक हो गई है, मैं अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहता। वो बाहर निकल जाता है और उसको रास्ते में देख लेती है सियाओ, और उसको देखते ही जो वो दौड़ लगाती है कि उसके पीछे कोई पागल कुत्ता जो पड़ गया हो। जिंगजू उसे भागते हुए देख लेता है, उसका पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। सियाओ झाड़ियों के पीछे छुप के उसे देख रही होती कि कहीं वो उसका पीछा करके उसके पास तो नहीं आ गया है। जिंगजू जीही से पूछने लगता है कि जो लड़की अभी तेरा इंटरव्यू ले रही थी ना उसका नाम क्या है और वो कहाँ काम करती है। जीही बताता है कि उसका नाम सेंग जियाओ है और वो याली कंपनी में एक जर्नलिस्ट का काम करती है। सियाओ जैसे तैसे करके अपने बॉस के पास पहुंचती है और वहां जाके भी अपने बॉस से वो बस गालियां ही खा रही होती है कि एक काम तो तुझे दिया था, सिर्फ एक इंटरव्यू लेके आना था छोटा सा और वो भी तू नहीं कर पाई। सियाओ कहती है मेरी कुछ सिचुएशन थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, पर उसकी बॉस आग बबूला हुई होती है।
वो फिर से उसकी बड़ी बहन को उससे कंपेयर करने लगती है कि वो इतनी टैलेंटेड है और तो इतनी स्टूपिड कैसे है। मानो ये सारी बातें सुन के सियाओं के दिल पे तो छुरियां चल रही होती हैं, पर अब इस सिचुएशन में वो क्या ही कर सकती है। इतनी सारी खरी खोटी सुनने के बाद वो बाहर निकलती है और मन ही मन सोचती है कि मैं ज़ेंगी के बराबर इंटेलिजेंट और टैलेंटेड भी नहीं हूँ और मेरा लक इतना ख़राब क्यों है। बस बैठ के वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती है कि उसके सामने प्रकट हो जाता है जिंगजू, जिसे देखकर वो सॉरी बोल के भागी रही होती है कि जिंगजू से पकड़ लेता है। सियाओ कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने आज जो भी किया वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लो तुम ना मुझे थप्पड़ मार लो। और आंखें बंद करके वो थप्पड़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है कि डांटने या गुस्सा करने की बजाय जिंगजू उसे टॉफी देकर हाई बोलता है। और यहीं पे हम फ्लैशबैक में पहुंचते हैं कि बचपन में जब जिंगजू की आंखों की कलर की रोशनी चली चुकी थी, उस टाइम पे भी उसे केवल एक ही लड़की रंगीन दिखाई देती थी और उसको जिंगजू ने ऐसे ही टॉफी देके हाई बोला था। और यहीं पे ये पार्ट का एंड हो जाता है। क्या सियाओ वही लड़की है जो जिंगजू से बचपन में मिली थी? पर ये दोनों इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं। इन दोनों की लव स्टोरी आखिर आगे कैसे होगी, जानने के लिए मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब दूसरी वीडियो आए आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।